गुड इवनिंग। वी आर लाइव। द हिंदू के एडिटोरियल एनालिसिस में आपका स्वागत है। मैं विक्रम विक्स क्लासेस से एज यूजुअल जैसे कि हम स्टडी करते हैं द हिंदू का आर्टिकल। आज का भी आर्टिकल हमारा इसी से संबंधित है। रूटीन एक्टिविटी है। आर्टिकल को हम पहले पढ़ने से पहले उसमें जो भी इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं, कुछ की फ्रेजेस भी होती हैं जो आपके रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ से या जिस टॉपिक से संबंधित है उस एक्टिविटी से आ जाती हैं, उनको हम देख लेते हैं, वर्ड्स के मीनिंग देखते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक बटन को हिट करिए, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। काफ़ी लोग देखते भी हैं लेकिन उसको चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और लाइक बटन को हिट नहीं करते। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ऐसा करें। चैनल ट्रेंडिंग में आता है। कंटेंट अगर आपको अच्छा लगता है तो दूसरों के साथ इसको शेयर भी करें। तो ये एक हमारा सिंपल सी एक्टिविटी होती है जो हम रोज़ाना करते हैं। चलिए आज के आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। आज का आर्टिकल है ईरान यूएस न्यूक्लियर डील पे। आपको पता है ये जो न्यूक्लियर डील है इसकी काफ़ी एक लंबी चौड़ी हिस्ट्री है और उस पर काफ़ी हंगामे भी हुए हैं पहले। और अभी जो करंट सिचुएशन बनी हुई है, यूक्रेन क्राइसिस चल रहा है, साथ में ईरानियंस ने कोई मिसाइल भी फेंक मारा है। कहाँ पर? इस पर आपका यूएस एम्बेसी पे जो मिसाइल उन्होंने फेंक के मारा है उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं मुझे नहीं मालूम, बट इट इज़ हैपनिंग। अभी उनका कुछ न कुछ इशू चल रहा है, तो उससे संबंधित आपका आज का आर्टिकल है। पहले हम इंपॉर्टेंट वर्ड्स को देखेंगे, इंपॉर्टेंट वर्ड्स के बाद आगे की कार्यवाही हम शुरू करेंगे। तो चलिए चलते हैं आज के इंपॉर्टेंट वर्ड्स पे। पहला आया है इसमें इंपॉर्टेंट जो फ्रेजेस हैं वो है बैराज ऑफ सैंक्शंस। बैराज वर्ड के दो अर्थ होते हैं। एक तो बांध को भी हम बैराज कहते हैं, जैसे हाँ अपने राजस्थान में कोटा बैराज है। इस तरीके से काफ़ी जो बांध हैं फेमस, उनको अलग अलग रिवर्स पे उनको हम बैराज कहते हैं। बैराज का दूसरा अर्थ होता है आर्टिलरी का बम्बार्डमेंट जो होता है, बारिश बौछार जो होती है उसको भी हम बैराज कहते हैं। तो बैराज ऑफ सैंक्शंस, सैंक्शंस होते हैं यहाँ पे प्रतिबंध। तो प्रतिबंधों की बौछार है ये, प्रतिबंधों की बौछार, इससे संबंधित टर्म है। अगला जो आया है वेस्टर्न कैपिटल्स। वेस्टर्न कैपिटल्स का अर्थ है यहाँ पे पश्चिमी देशों के की जो राजधानियां हैं उनको कहा गया है वेस्टर्न कैपिटल्स। तो जब हम बात करते हैं कैपिटल का नाम लेते हैं, तो जब भी आप कोई आर्टिकल पढ़ेंगे तो जो किसी ने कहा कि डेली सेज दिस एंड दैट, दिल्ली ने ये कहा, वॉशिंगटन ने ये कहा, लंदन ने ये कहा, इसका मतलब वहां से उन देशों से और उन देशों की सरकारों से इसका मतलब होता है। आप कहते हैं कि लंदन ने ये कहा, तो इसका मतलब ये नहीं कि लंदन ने कहा है, लंदन में बैठी जो इंग्लैंड की गवर्नमेंट है, वहाँ की जो सरकार है, उसने कहा है। तो इस तरीके से वेस्टर्न कैपिटल का दो अर्थ निकलते हैं। वेस्टर्न गवर्नमेंट्स, पश्चिमी देशों की सरकारें, एंड वेस्टर्न कंट्रीज, दोनों तरह के अर्थ इसमें निकल कर आते हैं। अगला वर्ड है जॉइंट कमीशन। जॉइंट का मतलब साझा, कमीशन का मतलब आयोग होता है। तो एक साझा आयोग होता है, साझा आयोग। साझा आयोग में क्या होते हैं, अलग अलग पार्टीज होती हैं, जिसमें हो सकता है कई बार ऐसी पार्टीज भी शामिल हों जिनके ऑपोजिंग इंटरेस्ट्स होते हैं, जिनके हित आपस में टकराते हों, और विपरीत हितों वाली जो पार्टियां होती हैं वो भी आकर जॉइंट कमीशन का निर्माण करती हैं, एक साझा समिति का निर्माण करती हैं, साझा मंच पे वो आते हैं ताकि आगे की प्रक्रिया को प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके या किसी इक्वल प्लेटफॉर्म पे आया जा सके, कोई समाधान निकाला जा सके। तो साझा आयोग होता है जॉइंट कमीशन। उसके बाद आता है नेशनल इंटरेस्ट। नेशनल का मतलब राष्ट्रीय, इंटरेस्ट का मतलब ये ब्याज से नहीं, हित से है, ना ही इंटरेस्ट का रुचि से है, यहाँ पर अर्थ हितों से है। तो नेशनल इंटरेस्ट होते हैं आपके राष्ट्रीय हित, राष्ट्रीय हित होते हैं, उनकी बात कर रही है यहाँ पे। उसके बाद है ग्लोबल इकोनॉमिक मेन स्ट्रीम। मेन स्ट्रीम होता है जो चलन में है, चलन होता है मेन स्ट्रीम, जो चलता है आजकल, चलन में है। इकोनॉमिक का मतलब है आर्थिक, और ग्लोबल जो है वो है अंतर्राष्ट्रीय।
तो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक चलन जो है या आर्थिक मुख्य धारा है, मेन स्ट्रीम का अर्थ मुख्य धारा भी होता है, तो यहाँ पे इस आर्टिकल में अर्थ मुख्य धारा से होगा। तो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मुख्य धारा से जोड़ने की किसी को बात हो रही होगी, उसे हटाने की किसी को बात हो रही होगी। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उनको हम कहते हैं इंटरनेशनल इकोनॉमिक मेन स्ट्रीम, ये टर्म का हम प्रयोग करते हैं। अब आते हैं हमारे जो शब्द हैं आज इंपॉर्टेंट जो हमें देखने हैं। पहला वर्ड है रिवाइव। रिवाइव का अर्थ होता है आप पुनः जान फूंकना, वापस जिंदा करना, वापस जिंदा करना या जान फूंकना, जान फूंकना या पुनर्जीवित करना, किसी भी अर्थ में ले सकते हैं। वापस से पुनः एनर्जाइज करना भी हो सकता है, पुनर्जीवित करना भी हो सकता है। तो इस तरह के शब्दों का प्रयोग हम करते हैं। और उसके बाद अगला आपका आता है इन्फ्लेट। इन्फ्लेट के दो अर्थ होते हैं श्रीमान। पहला इन्फ्लेट होता है आपका हवा भरना, तो पहला जो वर्ड इन्फ्लेट होता है उसका अर्थ होता है हवा भरने से है। दूसरा है इन्फ्लेट का मतलब आकार में वृद्धि होना या बढ़ना। तो यहाँ पर प्राइसेस के बढ़ने से है, तो यहाँ पे इन्फ्लेट का अर्थ होता है टू मेक समथिंग इंक्रीज, किसी चीज़ को बढ़ाना या उसके आकार में वृद्धि करना, तो उसको हम इन्फ्लेट करना कहते हैं। उसके बाद अगला वर्ड आता है बैराज। बैराज जो होता है, मैंने फिर पहले ही बताया था आपको, बॉम्बार्डमेंट होता है, बारिश होती है, बौछार होती है, उसको बॉम्बार्डमेंट कहा जाता है। A concentrated artillery bombardment over a wide area और bombardment, और बैराज का मतलब बांध भी होता है, मैं पहले आपसे डिस्कस कर चुका हूँ इस चीज़ को। तो यहाँ पे बॉम्बार्डमेंट की बौछार, वो सैंक्शंस की बौछार हो गई है। वेस्टर्न कंट्रीज़ ने जैसे ही रसिया ने यूक्रेन को इन्वेड किया, उस पर आक्रमण किया, हमला किया, कई तरह के सैंक्शंस, कई तरह के प्रतिबंध उस पर लग गए, आर्थिक, व्यापारिक, हर तरह के प्रतिबंध। और वहाँ के जो ओलिगार्क्स हैं, रसिया के जो अमीर और प्रभावी लोग हैं जो वहाँ पे कंट्रोल करते हैं चीज़ों को, उनको ओलिगार्क्स कहा जाता है। तो ओलिगार्क्स पे भी वहाँ पे प्रतिबंध गया है। अगला वर्ड है एनरिच। एनरिच का अर्थ होता है आपका किसी भी चीज़ को मजबूत बनाना, उसमें वैल्यू एडिशन करना, इम्प्रूव और इन्हांस द क्वालिटी और वैल्यू और मेक समवन वेल्दी और वेल्दियर। तो आपका एनरिच का मतलब होता है किसी को धनवान बनाना, भरपूर बनाना, लबालब करना, भरना, या किसी भी चीज़ की क्वालिटी वगैरह को बढ़ाना। बढ़ाना होता है गुणवत्ता इत्यादि, उसको हम कहते हैं एनरिच करना। और एनरिच करना ऑब्वियसली अमीर करना होता ही है। बेसिकली हम जो आर्टिकल्स पढ़ते हैं उनका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि हम लोग आर्टिकल में जो जानकारी है, सामान्य जानकारी, उसके अलावा हम इंग्लिश लैंग्वेज को भी इम्प्रूव करें। सिंस विक्स इंग्लिश क्लासेज शुरू से ही इंग्लिश टीचिंग में इन्वॉल्व है, तो इंग्लिश टीचिंग में इन्वॉल्व होने की वजह से हमारा मेन फोकस दोनों चीज़ पे रहता है। इन्फॉर्मेशन भी आपके पास करेक्ट आए, सेकेंडरी इसका जो पर्पज़ है वो इन्फॉर्मेशन से संबंधित ही है। हाँ, ऑफ कोर्स प्राइमरी पर्पज़ है हमारा इंग्लिश लैंग्वेज को समझना, उसके नुआंसेस को, उसकी बारीकियों को, उनके टर्म्स को समझना, वर्ड्स को समझना, ईडियम्स को समझना, फ्रेजल वर्ब्स को समझना। सो दिस इज़ आर मेन कंसर्न, हमारा मुख्य कंसर्न यही होता है। उसके बाद अगला वर्ड आता है आपका सेंट्रीफ्यूज। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में हम साइंस में पढ़ते हैं, जिसमें मशीन होती है, किसी भी मिक्सचर को स्पिन करती है, जो लिक्विड और सॉलिड जो सब्सटेंसेज होते हैं उनको अलग अलग करती है, यानी कि जो ठोस पदार्थ है और तरल पदार्थों को अलग अलग करने के लिए हम प्रयोग करते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेज का और सेंट्रीफ्यूज का। सेंट्रीफ्यूज इज अ मशीन दैट स्पिन्स मिक्सचर, स्पिन करती है, घुमाती है, ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेज, अलग अलग पदार्थों के, अराउंड वेरी क्विकली, बहुत तेज़ी से, सो दैट दे सेपरेट बाई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जो बल होता है, सेंट्रीफ्यूगल बल होता है, उससे वो दोनों अलग अलग हो जाते हैं। इसका वर्ड, अगला वर्ड है स्कटल। स्कटल का मतलब होता है इधर उधर तेजी से घूमना, एंड फर्टिवली, फर्टिव वर्ड आता है कई बार, सीक्रेटिवली होता है। फर्टिवली का अर्थ है चुपचाप,
सीक्रेटिवली, चुपके से, विद शॉर्ट क्विक स्टेप्स। स्कटल का मतलब होता है बहुत तेजी से निकल जाना, चुपके से और जल्दबाजी में कहीं से। तो खिसक लेना इसका अर्थ होगा, क्या होगा? चुपके से, चोरी से, चुपके से खिसक लेना। I'm सॉरी, फिर लिख रहा हूं मैं, चुपके से खिसक लेना होता है स्कटल का अर्थ। जैसे कई बार होता है ना, कोई पंगा ले लेते हैं या माहौल गड़बड़ा देते हैं, कुछ लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो जो लड़ाई झगड़ा करवाने वाले लोग वो चुपके से सेटल कर जाते हैं, चुपके से खिसक लेते हैं। तो ये उनके लिए बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पहलू है, चुपके से निकल लेने का। उससे दूसरे सर फोड़ते रह जाते हैं और वो निकल लेते हैं। जैसे कई बार होता है ना, कोई पंगा ले लेते हैं या माहौल गड़बड़ा देते हैं, तो चुपके से खिसक लेने के लिए आता है, चुपके से सेटल कर जाते हैं, चुपके से उसके बाद अगला जो आपका वर्ड आता है चुपके से निकल लेने के बाद, इडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब्स। पहला हिट अ वॉल, कई बार हिट अ ब्रिक वॉल भी आता है, वॉल ही नहीं, कई बार ब्रिक वॉल शब्द का भी प्रयोग होता है। तो हिट अ ब्रिक वॉल का मतलब होता है आप किसी अवरोध से टकरा जाते हैं, आप आगे नहीं निकल पाते। टू कम टू अ पॉइंट बियॉन्ड विच देयर इज नो फर्दर प्रोग्रेस। तो अटक जाना, क्या हो जाना? अटक जाना होता है, कहीं आकर आप अटक गए, उसके आगे प्रोग्रेस नहीं हो पा रही है, उसको हिट अ वॉल कहते हैं। अगला है होल्ड समथिंग समवन टू रेंजम, किसी भी चीज को या किसी व्यक्ति को या वस्तु को कब्जे में रखना, फिरौती मांगने के लिए। रेंजम फिरौती होता है, लेकिन चूंकि ईडियम है तो आप उसका सशब्द अर्थ तो जो है उसका तो यहाँ पे मतलब ही नहीं है। ईडियम का मतलब ही होता है मूल अर्थों से हटके अर्थ देने को ही हम ईडियम कहते हैं। तो होल्ड समथिंग टू रेंजम का मतलब होता है किसी से कोई अनड्यू डिमांड करना और किसी को कोई मांग मांगने के लिए मजबूर करना। डिमांड कंसेशन फ्रॉम अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन बाय थ्रेटनिंग डैमेजिंग एक्शंस। आप धमकी देते हैं, धमका कर बात मनवाने को हम कहते हैं होल्ड समवन और समथिंग टू रेंजम। धमका कर बात मनवाना, धमका कर बात मनवाने को हम क्या कहेंगे? होल्ड समवन या समथिंग टू रेंजम, बात मनवा लेना या मनवाना। उसके बाद आता है स्लैप विद। स्लैप विद का मतलब होता है टू पनिश समवन विद फाइन और लॉ सूट। स्लैप का मतलब रैप्टा होता है, थप्पड़ होती है, लेकिन यहाँ पे स्लैप विद का मतलब होता है टू पनिश समवन, किसी पे थोप देना या लगा देना, खासकर कोई फाइन वगैरह, तो दंडित करना है, दंडित करना होता है कोई फाइन वगैरह लगा करके, ठीक है पे करिए आप, इसी लायक हैं आप, तो उसको हम कहते हैं स्लैप विद फाइन्स और स्लैप विद सैंक्शंस, ऐसे वर्ड्स का प्रयोग होता है। अब आता है न्यू डील ऑन रिवाइविंग द JCPOA। ये जो न्यूक्लियर डील है उसको रिवाइव करने की बात कर रहे हैं ईरान के साथ। अभी हालात क्या है? ये जो ईरान US न्यूक्लियर डील है ये बहुत पुराना मसला है और इसमें तेजी आई थी ओबामा के टाइम पे, जब इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये मतलब ये पता लगा कि ईरान जो है उसके न्यूक्लियर एम्बिशंस हैं, वो न्यूक्लियर हथियार बनाना चाहता है। न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के लिए आपको न्यूक्लियर ग्रेड प्लूटोनियम चाहिए या यूरेनियम चाहिए। वो यूरेनियम को एनरिच करके लोग बनाते हैं और ये न्यूक्लियर फ्यूल को जब हम प्रयोग करते हैं उसकी प्रोसेस के बाद उसकी चर्निंग वगैरह होती है, उससे उसको एनरिच किया जाता है। तो साधारण यूरेनियम को आप या रेडियो एक्टिव पदार्थ को आप एटॉमिक बॉम्ब बनाने के लिए प्रयोग नहीं कर सकते, उसके लिए उसको एनरिच करना पड़ता है। एनरिचमेंट प्रोसेस जो होती है वो टाइम लेती है सालों का। तो जब एनरिचमेंट प्रोसेस सालों का टाइम ले रही होती है तो उस बीच में जो न्यूक्लियर पावर्स है वो कोशिश करती हैं कि न्यूक्लियर आर्मामेंट नहीं बढ़े, शस्त्रीकरण नहीं बढ़े, इसलिए वो दूसरों को रोकने का ऑब्वियसली प्रयास करते हैं। ईरान भी इसी थॉट में है। फिर ईरान जो है उस एरिया में जो मिडिल ईस्ट का पार्ट है या जो वेस्ट एशिया का पार्ट है वहाँ पे इज़राइल भी है। ईरान इज़राइल का स्वॉर्न इन एनिमी है कि हम इज़राइल को उड़ा देंगे कभी ना कभी, जैसे पाकिस्तान है।
तो उनकी वो फिलॉसफी है, रिलीजियस फिलॉसफी, उसके अकॉर्डिंग ईरान का दुश्मन नंबर 1 है इज़राइल। इज़राइल बीइंग यूएस अलाई और वेस्टर्न कंट्रीज़ का अलाई होने के नाते वो भी नहीं चाहता कि उस पर कोई खतरा है, क्योंकि अकेला कंट्री है यहूदियों का। तो वो जो वहाँ का जो डायनेमिक है वो इतना मतलब पोटेंट है, इतना मैं कहूँ वहाँ का इतना वॉलेटाइल है कि वहाँ पे कभी भी कुछ हो सकता है। तो ऐसी परिस्थितियों में यूएस और वहाँ के जो लोग हैं और वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका प्रयास यही रहता है कि कम से कम ये झगड़ा ना हो, ये विवाद ना हो। तो इसलिए वो इसी स्तर पे प्रयास करते हैं। तो एक नई डील है ऑन रिवाइविंग JCPOA। अब बीच में गड़बड़ हुई सारी की सारी, और इनके टाइम में क्या नाम है, ट्रम्प महोदय के टाइम में न्यूक्लियर डील जो है ऑलमोस्ट कैंसिल सी हो गई, फिर वापस से वो रिवाइव हो रही है। तो ऐसे इंटरनेशनल मसले चल रहे हैं। इसी बीच जो है आपका ये यूक्रेनियन क्राइसिस चल रही है। तो वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, जो दुनिया की ताकतें हैं उनको काफ़ी बैलेंसिंग अप्रोच लेनी पड़ रही है। तो उसी सीरीज़ में ही जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है वो कोशिश कर रहा है कि वेस्ट एशिया की क्राइसिस को कैसे भी सॉल्व किया जाए। न्यू डील, एक नई डील आई है ऑन रिवाइविंग JCPOA। जो JCPOA उसको रिवाइव करने की बात हो रही है। एनी डिले, कोई भी देरी इन द ईरान डील, ईरान के साथ जो डील हो रही है, विल डीपन, गहराएगी द सिक्योरिटी क्राइसिस, जो सुरक्षा से संबंधित वहां पे क्राइसिस है इन वेस्ट एशिया, पश्चिमी एशिया में, एंड इन्फ्लेट ग्लोबल ऑयल एंड गैस प्राइसेस, और इन्फ्लेट करेगी दुनिया भर की ऑयल और गैस प्राइसेस को। द वियना टॉक्स का मतलब जो भी वार्ता हो रही है उनको वियना में हो रही हैं, इसलिए इनको वियना टॉक्स कहा गया है। एम्ड एट, जिनका उद्देश्य है रिवाइव करने का, द जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन JCPOA, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, ऑल्सो नोन एज ईरान न्यूक्लियर डील। ओरिजिनल नेम क्या है उसका भैया? जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, also known as Iran nuclear deal, have hit a wall। जो टॉक्स हैं, वार्ता हैं, वो रुक गई हैं एक जगह आकर, आफ्टर रशिया sought sanctions exemptions for its future trade and defense ties with ईरान। तो ये उसके बाद रुक गई हैं जब रसिया ने ईरान के लिए वेस्टर्न कंट्री से कहा कि ईरान से डील करने के लिए मुझे सैंक्शंस में छूट चाहिए। यूरोपियन नेगोशिएटर्स, यूरोप के जो वार्ताकार हैं, से अ गुड डील इज ऑन द टेबल। ऑन द टेबल ईडियम होता है, ये पहले भी आ चुका है। ऑन द टेबल का मतलब प्रस्तावित होना, कि एक अच्छी डील की प्रस्तावना है, बट रशिया which has been slapped with a barrage of sanctions, जिस पे थोप दिए गए हैं, जिसको दंडित किया गया है एक bombardment of sanctions के द्वारा, बौछार लगा दी sanctions की, by the United States and its allies, यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा और इसके मित्र राष्ट्रों के द्वारा, over the Ukraine invasion, यूक्रेन का जो आक्रमण हुआ है उसके संदर्भ में, उसकी वजह से, seeks written guarantees, और वो मांग रहे हैं, रशिया रिटर्न गारंटी मांग रहा है, दैट दोज कर्ब्स, वो जो रोक है या प्रतिबंध है, कर्ब का मतलब प्रतिबंध होता है, वुड नॉट हैव एनी वे हार्म इट्स टाइज विद ईरान। वो ईरान के साथ जो है इसकी संबंधों को कोई खतरा नहीं होगा इससे, या उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो अभी जैसे ही JCPOA का मसला आया और यूरोपियंस ने कहा एक नई अच्छी डील की प्रस्तावना है, रशिया ने कहा है कि भैया आपके जो सैंक्शंस लगे हैं उसकी वजह से मेरा और ईरान का जो संतुलन है, ट्रेड संतुलन, वो नहीं गड़बड़ाना चाहिए, हमारी कार्रवाई बदस्तूर जारी रहनी चाहिए। ऐसा क्यों हुआ, इसका कारण बताएगा कि रशिया बीच में कहां से आ गया।
इसका कारण भी बताएगा। जो नए आर्टिकल देख रहे हैं, जो नए लोग हैं जिनको जनरल स्टडीज़ के बारे में ज़्यादा ज्ञान नहीं है, उनके लिए ये जानकारी आ जाएगी। वो क्यों है, किस तरह का इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी का अरेंजमेंट है, कौन उसमें सदस्य हैं, उसमें रशिया का क्या रोल है, वो आने वाला है। उसको ज़रा ध्यान से सुन लीजिएगा। द न्यूक्लियर डील रीच्ड इन 2015, जो 2015 में हुई, स्टार्टेड अनरावलिंग इन 2018, जो 2018 में खुलना सामने आना शुरू हुई। तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, जो ट्रंप का जो प्रशासन था, यूनिलेटरली एक तरफा पुल्ड द यूएस आउट ऑफ द एग्रीमेंट, यूएस को अलग कर लिया एक तरफा एग्रीमेंट से कि हम कोई ईरान के साथ बातचीत नहीं कर रहे हैं। वो भी एक अलग तरह की चीज़ था। जो पुराना जो राष्ट्रपति था अमेरिका का, उसने कहा हमें डील नहीं करनी, हम बाहर जा रहे हैं इससे। तो भाई साहब निकल लिए 2015 में। 2015 में शुरू हुई थी, 2018 में ट्रंप मोदी जो है वो पार गए, बोले हमें नहीं चाहिए ईरान के साथ डील वील, तो वो निकल लिए वहाँ से। डिस्पाइट इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन, अंतर्राष्ट्रीय सर्टिफिकेशन होने के बावजूद, दैट ईरान वॉज फुली कंप्लायंट विद इट्स टर्म, ईरान पूर्ण रूप से पालन कर रहा था उन टर्म्स का, उन शर्तों का। टर्म्स का मतलब शर्तों का। तो ये कहना चाह रहा है 2015 में एग्रीमेंट हुआ, 18 में ट्रंप एक तरफा ही निकल गया, बोला मुझे नहीं चाहिए डील, मैं नहीं कर रहा। किस चीज़ के बावजूद? ईरान कंप्लाई कर रहा था, ईरान बाकायदा पालन कर रहा था। ये सर्टिफिकेट मिल गया था ईरान को अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी की तरफ से कि भैया ये लोग जो है सभी शर्तों का पालन कर रहे हैं। लेकिन ट्रंप तो ट्रंप निकला, वो निकल लिया। अब आई डोंट नो कि ये कोई ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन स्पेसिफिक चीज़ है या ये ट्रंप है, बाइडन है, इनके फेस के पीछे अमेरिका की कोई एक लॉन्ग टर्म नीति है। जब सारी कड़ियों को जोड़ते हैं तो ऐसा लगता है कि नहीं, ये नीति में एक कंटिन्यूएशन है कि आप पहले निकल लो बाहर, फिर जब डील खराब होगी तो दोबारा आएंगे, दोबारा परेशान करेंगे। तो एक ये पुल एंड पुश टेक्निक होती है जो चलती रहती हैं। कभी ईरान को पुल करते हैं, कभी पुश करते हैं, पुल करते हैं, पुश करते हैं। पुल एंड पुश टेक्निक होती है जो यूज़ करते हैं डिप्लोमेसी में, तो ऐसा चलता रहता है। आफ्टर यूएसएस विड्रॉल, यूएस के बाहर निकलने के बाद, ईरान स्टार्टेड एनरिचिंग यूरेनियम टू अ हायर प्योरिटी। उन्होंने यूरेनियम को और रिच करना शुरू कर दिया। एनरिच करना मतलब उसको संशोधित करना शुरू कर दिया ज़्यादा शुद्ध रूप में। इंस्टॉलिंग एडवांस्ड सर्टिफ्यूजेस, और सर्टिफ्यूगल फोर्सेज की जो मशीन होती हैं, एडवांस्ड मशीनें उन्होंने लगाना शुरू कर दी एट इट्स न्यूक्लियर प्लांट्स, अपने न्यूक्लियर प्लांट्स में। नाउ न्यूक्लियर एक्सपर्ट्स बिलीव, न्यूक्लियर एक्सपर्ट्स ये मानते हैं, ईरान इज जस्ट मंथ्स अवे फ्रॉम हैविंग इनफ हाई प्योरिटी यूरेनियम। ईरान कुछ ही महीनों दूर है, मैंने बताया था यूरेनियम को एनरिच करने में समय लगता है, टू मेक न्यूक्लियर बॉम्ब। तो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने लायक यूरेनियम प्राप्त करने में कुछ ही महीनों दूर है, मतलब कुछ महीनों में ऐसी कैपेसिटी डेवलप कर सकता है ईरान। दो द ईरानियन लीडरशिप, हालांकि जो ईरानियन लीडरशिप है, हैज़ रिपीटेडली क्लेम्ड, उन्होंने बार बार ये दावा किया है दैट इट हैज़ नो प्लान्स टू मेक वन, उनका कोई भी ऐसी चीज़ बनाने का प्लान नहीं है। इंटरनेशनल कम्युनिटी ये कह रही है, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स हैं कि वो बना रहे हैं और कुछ ही महीनों दूर हैं। जो एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं। ईरान कह रहा है कि हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं है, हमने कोई सेंट्रीफ्यूजेज इंस्टॉल नहीं किए हैं, हमने कोई मशीनें नहीं लगाई हैं, हम वैसे ही हैं पहले जैसे ही। वेस्टर्न ऑफिशियल से पश्चिमी अधिकारी ये कहते हैं दैट ग्रोइंग न्यूक्लियर कैपेबिलिटी ऑफ ईरान, जो बढ़ती हुई न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है ईरान की, डिमांड्स अर्जेंट स्टेप्स, उनको तुरंत उस पर तुरंत कदम उठाने की ज़रूरत है। टू कंक्लूड द डील को पूरा करने में, एंड कर्ब इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम, और उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने और बाधित करने के लिए। रिमूविंग सैंक्शंस ऑन ईरान, ईरान पे से सैंक्शन हटा लेना, एंड लेटिंग ईरान्स ऑयल एंटर द ग्लोबल मार्केट, और ईरान के ऑयल को ग्लोबल मार्केट में एंटर कर देना, कुड ईज ऑयल एंड गैस प्राइसेस, उससे दुनिया की जो ऑयल और गैस की जो कीमतें हैं वो थोड़ी ईज हो जाएंगी, मतलब कम हो जाएंगी। एंड शॉट अप आफ्टर द रशियन अटैक ऑन यूक्रेन, विच शॉट अप, जो बढ़ गई थी किसके बाद? रशिया ने अटैक किया यूक्रेन पे, उसके बाद। द वेस्ट पुश टू कंक्लूड द डील, यहाँ पे कंक्लूड का अर्थ है पूरा करना। वेस्ट का जो पुश है, पुश का मतलब यहाँ पे प्रयास से, एफर्ट है, यहाँ पे धक्का नहीं है, एफर्ट है। वेस्ट का जो प्रयास है इस डील को पूरा करने का, गिव्स रशिया को प्रदान करता है एडेड लिवरेज, एक उनको और फायदा पहुंचाता है इन द नेगोशिएशंस, वार्ताओं में,
एट अ टाइम, ऐसे समय में, व्हेन रिलेशंस बिटवीन मॉस्को, जहाँ पे संबंध जो हैं मॉस्को एंड वेस्टर्न कैपिटल्स, जो पश्चिमी दुनिया है और रूस के बीच, आर एट द लोएस्ट पॉइंट, न्यूनतम स्तर पे हैं, सिंस द एंड ऑफ कोल्ड वॉर, कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद से अभी तक का जो समय है, कोल्ड वॉर खत्म हुई थी 1991 में रशिया के विघटन के साथ, सोवियत यूनियन के विघटन के साथ, नॉट रशिया, आई एम सॉरी, सोवियत यूनियन के विघटन के साथ ये लोएस्ट कोल्ड वॉर खत्म हुई। तब से लेके वेस्टर्न कंट्रीज के और रशिया के जो आपसी संबंध है वो लोएस्ट पॉइंट पे हैं, न्यूनतम स्तर पे हैं। द यूएस एंड यूरोप आर रिपोर्टेडली लुकिंग फॉर ऑल्टरनेटिव्स, अमेरिका और यूरोप जो हैं वो कथित तौर पे देख रहे हैं ऑल्टरनेटिव्स, मतलब विकल्प की तलाश कर रहे हैं, टू रिवाइव द डील, डील को पुनर्जीवित करने के लिए, विदाउट रशिया, रशिया के बिना। बट इट वुड नॉट बी ईजी, ये आसान नहीं होगा। रशिया एंड ओरिजिनल सिग्नेटरी, हस्ताक्षर करता है ओरिजिनल इन JCPOA में, जो ईरान इराक, जो यूएस ईरान न्यूक्लियर डील है उसमें ओरिजिनल सिग्नेटरी है। मूल सिग्नेटरियों में जितने भी जो हस्ताक्षर करता है उनमें से रशिया भी है। इज अ मेंबर ऑफ द जॉइंट कमीशन, जॉइंट कमीशन जो है उसका मेंबर भी है। दैट सुपरवाइजेस, जो सुपरवाइज करता है ईरान कंप्लायंस, जो ईरान के अनुपालना है, जो पालन करने की प्रक्रिया है, उस पर जो निगरानी करता उनका जो समूह है, सुपरविजन करने वालों का जो समूह है, उसका ओरिजिनल सिग्नेटरी है रशिया। अंडर द एग्रीमेंट, रशिया इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू टेक कंट्रोल ऑफ ईरान एक्सेस एनरिच्ड यूरेनियम, और इसके एग्रीमेंट के साथ साथ रशिया वो कंट्री है जिसको ये जिम्मेदारी मिलती है कि वो ईरान का जो ज़्यादा एनरिच्ड यूरेनियम है उसको कंट्रोल में ले, एंड वर्क विद तेहरान, और तेहरान का मतलब ईरान से है, ईरान की राजधानी तेहरान, टू टर्न इट्स फर्डो न्यूक्लियर प्लांट इनटू रिसर्च फैसिलिटी, और इसका जो न्यूक्लियर प्लांट है फर्डो में, उसको फर्डो या फर्डो जो भी है उसको रिसर्च फैसिलिटी में बदले, उसको न्यूक्लियर प्लांट ना रहने दे। इन थ्योरी में द डील कैन बी रिवाइव्ड, इस डील को वापस पुनर्जीवित किया जा सकता है, इफ अदर सिग्नेटरीज टेक अप रशियाज रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अगर दूसरे जो सिग्नेटरी हैं, हस्ताक्षर करता है, वो रशिया की जिम्मेदारी लें। यूरेनियम जैसे सेंसिटिव चीज़ को, या रेडियो एक्टिव, अब आप बोलेंगे दूसरा भी तो ले जा सकता है, सर यूरेनियम और रेडियो एक्टिव मटीरियल को हैंडल करने के लिए यू नीड टू हैव हाई, वेरी हाई साइंटिफिक कैपेबिलिटीज़। हर कोई उसको ये नहीं थैले में डाल के ले गया, उसको ले जाने के लिए, उसकी हैंडलिंग के लिए, उसकी ट्रांसपोर्टेशन के लिए पूरा एक अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है आपको, तो वो रशिया के पास अवेलेबल है, वो रशिया उसकी जिम्मेदारी ले। अब चूंकि दूसरे देशों पे ईरान भरोसा नहीं करता, जैसे वेस्टर्न कंट्रीज पे ईरान भरोसा नहीं करता, तो ये एग्रीमेंट में छोटी छोटी बातें डिस्कस होती हैं। यूएस कहता है कि हम आपका एक्सेस यूरेनियम है जो लेके चले जाएंगे, वी विल टेक इट, तो वो कहते हैं नो यू कांट टेक इट बिकॉज वी डोंट ट्रस्ट यू। सो द सो कॉल्ड गार्डियन ऑफ डेमोक्रेसी इज नॉट अलाउड टू टेक कंट्रोल, उसको कंट्रोल लेने का अलाउ नहीं मिलता, उसको करते हुए ईरानियंस, तो ईरानियंस ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, ये जिम्मेदारी तो मॉस्को के पास रहेगी, रशिया के पास रहेगी। अब वो जिम्मेदारी कौन ले दूसरा, दिस इज द बिगेस्ट क्वेश्चन मार्क, ऐसी परिस्थिति चल रही है। बट इट इज नॉट क्लियर, ये स्पष्ट नहीं है, वेदर ईरान एंड चाइना, ये स्पष्ट नहीं है कि ईरान और चाइना वुड बी रेडी टू गो अहेड विद रशिया, कि वो रशिया के साथ ये काम करेंगे कि नहीं करेंगे, ईरान और चाइना। While Iranians have publicly said they would not allow any external factors, ईरानियन ने स्पष्ट कहा है बाहर के फैक्टर्स को to impact their national interest, उनके जो नेशनल इंटरेस्ट हैं उनको इम्पैक्ट करने के लिए बाहर के लोगों को अलाउ नहीं करेंगे। तेहरान इज अनलाइकली, तेहरान से मतलब ईरान से है यहाँ, अनलाइकली टू इग्नोर, वो इग्नोर करने वाला नहीं है द सेंसिटिविटी ऑफ रशिया, रशिया की जो संजीदगी है, संवेदनशीलता है, उसको वो इग्नोर नहीं करेगा। एन एलाई, उसका मित्र है भाई, एंड रीच एन एग्रीमेंट विद द यूएस, और एग्रीमेंट पे यूएस के साथ पहुंचने में कोई कॉम्प्रोमाइज वो रशिया के साथ, अपने अलायंस के साथ नहीं करने वाला है। हुज एग्जिट स्कटल्ड द ओरिजिनल डील, उसके एग्जिट से ओरिजिनल जो डील है वो क्या होता है, चुपके से साइड से निकले, स्कटल हो गई है। दिस लीव्स द फ्यूचर ऑफ द न्यूक्लियर डील इन रशियन हैंड्स, और ये जो रशियन, ये जो डील है वो
रशिया के हाथों में रह गई। एक्चुअली हुआ क्या था, चुपके से यूएस निकल लिया था उस डील से, अब वो मामला सारा का सारा रशिया के हाथ में। रशिया कॉल्स द शॉट्स नाउ। जब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बात आती है तो रशिया बहुत सी महत्वपूर्ण ट्रीटीज़ का हिस्सा है, बहुत सी इंपॉर्टेंट ट्रीटीज़ का पार्ट है, बहुत सी अंतर्राष्ट्रीय जो अरेंजमेंट्स है उसमें उसका एक से है, सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है विद वीटो पावर। तो बहुत सी पावर्स हैं रशिया के पास, जिसकी वजह से रशिया इंटरनेशनल मसलों में अच्छा खासा दखल रखता है। रशियाज इन्वेजन ऑफ यूक्रेन, रशिया का जो इन्वेजन है यूक्रेन का, एंड वेस्ट रिस्पॉन्स टू इट, और जो वेस्ट ने इसको रिस्पॉन्स दिया है, हैव ऑलरेडी सेंट कमोडिटी प्राइसेस सोरिंग एंड शेकन ग्लोबल इकोनॉमी। अंतर्राष्ट्रीय प्राइसेस को, कमोडिटी की प्राइसेस को उछाल दिया है और ग्लोबल अर्थव्यवस्था को बुरी तरह से झकझोर दिया, तेल की कीमतें शॉर्ट अप कर गई, विच इज़ येट टू कम आउट ऑफ कोविड-19 शॉक। और अभी कोविड-19 के शॉक से बाहर नहीं आई, उससे पहले ये घटना घट गई है। A further delay or a total collapse, और ज्यादा देरी, और अगर टोटल कोलैप्स हो गया, टोटल कोलैप्स अगर होता है, टोटल कोलैप्स का मतलब पूरी तरह से अगर ढह जाती है, इन ईरान डील वुड ओनली डीपन द सिक्योरिटी क्राइसिस, और सिक्योरिटी क्राइसिस को ये गहराएगा इन वेस्ट एशिया में, बट ऑल्सो एड प्रेशर ऑन ग्लोबल ऑयल एंड गैस प्राइसेस, और ये ग्लोबल जो ऑयल और गैस प्राइसेस हैं उन पे भी प्रेशर बढ़ाएगा। द सिग्नेटरीज, जो हस्ताक्षर करता है, शुड नॉट होल्ड द ईरान डील टू रेंजम, ईरान डील को उनको रेंजम पे नहीं होल्ड करना चाहिए, उसका नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। दे शुड कंटिन्यू टू पुश फॉर अ कलेक्टिव एग्रीमेंट, उनको एक साझा सहमति के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। दैट कुड कर्ब, वो रोक सकता है ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को, एंड टेक द कंट्री इनटू ग्लोबल इकोनॉमिक मेन स्ट्रीम, और पूरी दुनिया को जो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मुख्य धारा में उसमें ईरान को लेकर आ सकता है। तो ये आज का आपका आर्टिकल है, बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, ये डायनेमिक हो रहा है। यूएस ने उस डील को वापस रिवाइव करना चाह रहा है, पश्चिमी देशों का एक नई डील आपके सामने है, बट ईरान जो है वो मान नहीं रहा। ईरान कह रहा है कि भैया, रशिया की तरफ से एक नई डिमांड भी आई है, रशिया ने कहा है कि हमारा क्या मसला है बॉस, हमारे हित ईरान के साथ तुम्हारे नॉनसेंस की वजह से सफ़र नहीं होने चाहिए। उसके बैकड्रॉप में क्या कहानी है, 15 में डील हुई थी, 18 में ट्रंप साहब निकल लिए थे इससे चुपके से, तो इस वजह से भी अब दिक्कत आ रही है। वेस्टर्न कंट्रीज़ एक नई डील लेकर आए हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़ को चाहिए ऑयल एंड गैस, क्योंकि रशियन ऑयल एंड गैस पे पूरा यूरोप जिंदा है, पूरा यूरोप उस पे जिंदा होने की वजह से सारा ये मसला उनका उलझा हुआ है। तो अब वो चाहते हैं कि ईरान आ जाए टेबल पे, ताकि ईरान का वो मिल जाए। एक्सपर्ट कह रहे हैं ईरान न्यूक्लियर वेपन्स बनाने लायक यूरेनियम बनाने वाला कुछ ही महीनों दूर है, तो और भी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पे प्रेशर है। रशिया का क्या रोल है, रशिया ओरिजिनल पार्टनर उसमें एग्रीमेंट करवाने वालों में से सिग्नेटरी है, यूरेनियम को वो हैंडल करता है, और जो सर्टिफिकेट भी था उसके पास, ईरान के पास, फिर भी अमेरिका निकल गया था। तो इस सारा जो मसला है, तेहरान ये कह रहा है कि अगर रूस नहीं आता तो हम नहीं मानेंगे, हमारा एलाई है रशिया। तो ये अभी है मामला। तो वेस्टर्न कंट्रीज़ को चाहिए कि अब जो है ग्लोबल ऑयल प्राइसेस को ईज अप करने के लिए और ईरान को आर्थिक मुख्यधारा से जोड़ने के लिए ये कार्रवाई तुरंत उनको करनी चाहिए, और ज़्यादा पुश करना नहीं चाहिए मामले को, नहीं तो अंतर्राष्ट्रीय ऑर्डर गड़बड़ा सकता है। ये सारा का सारा इकोनॉमिक रिसेशन आ सकता है, सब कहानी इन्होंने बीच में बताई है। ये आपका पूरा का पूरा आर्टिकल है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, एंजॉय करिए, और क्लासेज ओपन है, विक्स क्लासेज, ऑनलाइन ऑफलाइन बैचेज जल्दी अनाउंस करने वाला हूँ। कीप इन टच। थैंक यू सो मच। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।